हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के 2021 के पेपर की। देखिए, आप लोगों ने, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जिसने 2021 में पेपर दिया था वो ये देख रहा है तो वो भी बता सकता है। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमने डिस्कस नहीं किया था, यानी कि पूरा पेपर हमारा कराया हुआ आया था। तो अगर आप में से किसी ने 2021 का पेपर दिया था तो आप भी एनालाइज कर सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस हमारे पढ़े हुए आए थे। तो अगर आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ 1000 सीरीज़ जो हमने कॉमर्स के क्वेश्चंस कराए हैं 1000 सीरीज़ के अंदर वो सारे देख लीजिएगा, क्योंकि वहीं से सारे क्वेश्चंस आए थे। इसके साथ ही साथ अब हमने चैप्टर वाइज भी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। क्वेश्चन सारे घुमा फिरा के वहीं से पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन को। यहाँ पर मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे दूंगी कि 2021 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि आप बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 2021 का डिस्कस किया जाए, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको एक आइडिया लग पाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए थे। और आप अपने 2022 की तैयारी अगर इस चैनल से कर रहे हैं तो कॉमर्स के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ और भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1000 सीरीज़ देख लीजिएगा, वो इनफ है आपके लिए। इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। हर बार की तरह 2019 का क्वेश्चन आप उठा लीजिए, वो भी हमारा पढ़ाया हुआ आया था। 2020 का भी आया था एंड 2021 का तो 100%, यानी कि एक क्वेश्चन बाहर नहीं आया था। 2020 में 80% हमारा आया था, 100% 2021 में आया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ, और यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है या फिर ये जो भी थ्योरेटिकल पार्ट आपको नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। वैसे हमारी डेली थ्योरी क्लास होती है। हिंदी में हम करा चुके हैं, हिंदी में एक दो टॉपिक रह गए हैं, वो भी हम करा देंगे। इंग्लिश में चली रही है हमारी क्लास, तो आप थ्योरी भी साथ ही साथ पढ़ते चलिए, जिससे कि आपको कोई भी डाउट होगा तो आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन, डिवेंचर्स होल्डर्स आर। अब डिवेंचर्स होल्डर्स जो हैं वो कौन होते हैं? ओनर्स ऑफ द कंपनी, कस्टमर ऑफ कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी एंड नन ऑफ द अबव। सिंपल है, आपको पता है डिवेंचर होल्डर्स क्या होते हैं। डिवेंचर होल्डर्स, देखिए, क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के। ये डिवेंचर एक सर्टिफिकेट या फिर एक डॉक्यूमेंट हम बोल सकते हैं होता है, जो कि डेट को रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी ने डेट लिया है। ठीक है, तो ये क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 3 हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जी सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी। ठीक है, एज पर टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट अ कंपनी कैन पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट। ये भी हमने डिस्कस किया था। जल्दी से बताइए, टेबल एफ के अकॉर्डिंग पहले टेबल ए चलती थी, उसके बाद टेबल एफ आ गई। ठीक है, तो वहाँ पर कॉल्स इन एडवांस कितने बताए गए हैं? 8, 10, 12 या 14? बताइए जल्दी। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। कॉल्स इन एडवांस की बात की जा रही है तो 12%, और अगर आपसे पूछा जाए कॉल्स इन एरियर्स तो वो हो जाएगा हमारा 10%। और हाँ सुनिए, अगर यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली उन्होंने दिया है अकॉर्डिंग टू 1956, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अमेंडमेंट हो गया तो पहले का ना पूछा जाए, पहले का भी पूछा जा सकता है। तो अगर उसमें साफ लिखा हुआ है कि हमें कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बताना है, तो वहाँ पर हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस 6% एंड कॉल्स इन एरियर्स 5%। यानी कि अब उसका डबल हो गया है, कॉल्स इन एरियर हो गया है 10% एंड कॉल्स इन एडवांस हो गया हमारा 12%। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बताइए, इन अ फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर। बताइए, फॉर्म के अंदर मैक्सिमम नंबर्स कितने होते हैं एक पार्टनर के लिए? सिंपल है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, आप सबको पता है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मिनिमम होते हैं हमारे 2 और मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं? 50। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, टू बिकम अ पार्टनर इन अ कंपनी द पर्सन मस्ट ऑब्टेन बिजनेस लाइसेंस, डायरेक्टर्स लाइसेंस, टिन या DIN। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको डिस्कस किया था तब। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि ये टिन और डिन मैम इतना डीप नहीं आता, आप भी फालतू में इतना कुछ करा रहे हो। तो देखिए, वही क्वेश्चन आया था। बताइए। देखिए, यहाँ पर एक डायरेक्टर, अगर कोई भी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो उसको डिन नंबर लेना होता है। ये होता है हमारा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना होता है उसको। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, जनरली ट्रांजेक्शन्स पीरियड इन मनी मार्केट इज लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर या फिर मोर देन 2 ईयर। बताइए।
देखिए इंग्लिश में है, बोल मैं हिंदी में रही हूँ, फिर भी आपको लगता है कि नहीं आपको हिंदी में ही पेपर चाहिए, तो ये हम हिंदी में भी डिस्कस कर लेंगे पेपर, ठीक है। बताइए, मनी मार्केट में जनरली कितना ट्रांजेक्शन होता है कितने डेज का? देखिए यहाँ पर हम बात करें तो मनी मार्केट हमारा कौन सा है, शॉर्ट टर्म पीरियड का होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज यहाँ पे हम ट्रांजेक्ट की जाती हैं। तो यहाँ पर इसका जो मैच्योरिटी पीरियड क्या हो जाएगा, लेस देन 1 ईयर का, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक 10,000 का है, नेट परचेस 7,000 की है, वेजेस 2500 की है, कैरेज 500 की है, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 का है, तब आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने आपको बता रखा है किस तरह से निकालते हैं, बताइए। देखिए यहाँ पे जितने भी आपको अमाउंट दे रखे हैं सबको आप ऐड कर लीजिए, उसमें से आपको सिर्फ एक अमाउंट है जिसको माइनस करना है, वो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए 10,000 हो गया, 7,000 कितना हो गया हमारा, 17, उसमें वेजेस ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 19,500, उसमें कैरेज ऐड कर दीजिए कितना हो गया हमारा 20,000। अब 20,000 में से 15,000 आप माइनस कर दीजिए, बताइए कितना निकल कर आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कितना हो जाएगा, 5,000। सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज कॉल मनी, कॉल मनी क्या होती है? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था 2021 में जो हमने डिस्कस नहीं किया था। बताइए कॉल मनी क्या होगा। देखिए कॉल मनी वो मनी होती है जो कि बोरोड की जा रही है या फिर लैंड पे ली गई है डिमांड पर एक शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड होता है बहुत शॉर्ट होता है, यूजली हम बोल सकते हैं एक दिन का या फिर एक ओवरनाइट का बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मनी बोरोड और लैंड फॉर अ डे और ओवरनाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब इसमें से कौन सा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, परचेज ऑफ गुड्स, सैलरी, मशीन परचेज या फिर रेंट, क्या होगा, सी हो जाएगा, मशीन परचेज। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बाकी सब हमारे कैसे हैं, रेवेन्यू के हैं क्योंकि डेली बेसिस पर होते हैं, लेकिन हम मशीन को परचेज कर रहे हैं। ये इसका जो टाइम पीरियड होता है लॉन्ग टर्म तक हम इसका बेनिफिट लेंगे, ठीक है। और ये हमारा कैपिटल नेचर का है, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, क्योंकि मशीन परचेज करिए हमारे पास मशीन आई है यानी कि कैपिटल आई है, ठीक है। नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम इज, बताइए क्या डिफरेंस होता है नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम में। देखिए नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो ये डिपेंड करता है हमारे उन फैक्टर्स पे जो भी हमने इनकम रिसीव की है हमारे इंडिया के बाहर से। तो इस तरह की इनकम का जो डिफरेंस फैक्टर्स आते हैं निकल के, वो हमारा डिफरेंस बताता है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए नेशनल इनकम का मीनिंग और डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट आइए, when the change in the demand is more than the proportionate change in its price, then the demand will be, यानी कि जब आपके डिमांड में चेंज हो रहा है ज़्यादा, तो उसके प्रोपोर्शनेट में उसके प्राइस में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर जो डिमांड होगी वो कौन सी डिमांड कहलाएगी, इन इलास्टिक, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक, बताइए। यानी कि डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है एज प्रोपोर्शन टू इट्स प्राइस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारी, ये हमारी इलास्टिक है, ठीक है। क्योंकि इलास्टिक में ही होता है, क्योंकि डिमांड में जो भी चेंज हो रहा है उसके प्रोपोर्शन में हमारे प्राइस में उतना चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट है फिशिंग, फिशिंग इज एन अटेम्प्ट टू एक्वायर, फिशिंग बताइए, फिशिंग कॉन्सेप्ट क्या बताता है हमें। देखिए फिशिंग जो होता है एक तरह का सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को चुराता है, ठीक है। जैसे कि आप लॉगिन करते हैं किसी साइट पर जाके, अपना आपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस तरह की इंफॉर्मेशन वहां पर दी, तो ये क्या है, आपकी उन इंफॉर्मेशन को चुरा रहा है, ठीक है। तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम बोल सकते हैं जैसे कि हमारे यूजर नेम, पासवर्ड्स, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ईयर बिल मार्केट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया,
1952, 16, 1980 या फिर 2001? बताइए। क्या हो जाएगा? देखिए, बिल मार्केट जो है वो हमारा इस्टेब्लिश किया गया था 1952 में, जनवरी में। और ये भी याद रखिए, जो बिल मार्केट जो है वो इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिए ये आरबीआई के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। और कब किया गया था? यानी कि जनवरी 1952 में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई? बताइए, कौन सा फंक्शन नहीं है आरबीआई का? इश्यू ऑफ करेंसी, ये तो होता है। क्रेडिट कंट्रोल, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, या फिर पब्लिक डिपॉजिट रिसीप्ट? तो आपको पता है पब्लिक डिपॉजिट रिसीप्ट नहीं होता। पब्लिक डिपॉजिट रिसीप्ट काम होता है कॉमर्शियल बैंक्स का, ना कि सेंट्रल बैंक का और हमारी आरबीआई का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। सिंपल था ये क्वेश्चन भी, बहुत इजी पेपर पूछा गया था 21 में। अब आपको बताना है हेडक्वार्टर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। कहाँ है ये? मुंबई में। ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अकाउंट्स आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो अकाउंट्स और खासकर इनके गोल्डन रूल्स, ठीक है, ये रट लीजिए। नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप बताइए, हम बार बार इसको डिस्कस करेंगे। इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अकाउंट्स और गोल्डन रूल्स, इनसे 2 से 3 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। बताइए रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? देखिए, ये बताइए रियलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हम डालते हैं? हम उसमें सारे एक्सपेंडिचर्स इनकम को इंक्लूड करते हैं रियलाइजेशन में, कितने हमारे खर्चे हुए। ठीक है, तो यानी कि एक्सपेंडिचर इंक्लूड है। तो आपको पता है एक्सपेंडिचर्स इस तरह के नेचर्स हमारे किस अकाउंट में आते हैं? पर्सनल में, रियल में या नॉमिनल में? किस में आते हैं? नॉमिनल में। पर्सन में तो हमारे आर्टिफिशियल और नेचुरल पर्सन आ गए। रियल में हमारी सारी असेट्स आती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या? नॉमिनल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी आर? बताइए, मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं एक प्राइवेट कंपनी में? सिंपल है, प्राइवेट है। अब पब्लिक में तो कोई भी लिमिट होगी नहीं, तो इसकी आप मैक्सिमम कितनी बताएंगे आप इसकी? 200। क्योंकि प्राइवेट कंपनी में आप मेंबर्स बढ़ा दिए हैं और उनको बढ़ा के 200 कर दिया गया है। और अगर यहाँ पे पब्लिक की पूछी जा रही है तो पब्लिक में अनलिमिटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रॉफिट और लॉस इज इंडिकेटेड इन द केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम बाय? बताइए, सिंगल एंट्री सिस्टम के द्वारा हम प्रॉफिट एंड लॉस को कहाँ इंडिकेट करते हैं? सॉरी, किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है? ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल के डिफरेंस से, कैश बैलेंस के डिफरेंस से, बैंक बैलेंस के डिफरेंस से, या फिर ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस से? बताइए क्या हो जाएगा? ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल से। जैसे कि आप देखिए खुद, अगर आपकी स्टार्टिंग में जो कैपिटल थी वो ज़्यादा थी, ठीक है, बाद में कम रह गई, तो यानी कि लॉस है। और अगर स्टार्टिंग में आपकी ओपनिंग कैपिटल जो थी वो कम थी और बाद में वो कैपिटल ज़्यादा हो गई, इट मीन्स आपने बीच में कुछ एक्स्ट्रा अर्न किया है, तभी तो आपका अमाउंट बढ़ा, तो यानी कि प्रॉफिट है। तो आप सीधे सीधे ये बता सकते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल के डिफरेंस से कि आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है सिंगल एंट्री के थ्रू। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज आर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? आपको पता है नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं? देखिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे हमारे P&L अकाउंट में आते हैं। अब आप इजीली बता सकते हैं इसमें से कौन सा P&L का हमारा पार्ट है। देखिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आउटसाइड बिजनेस होते हैं और डेली डे टू डे बेसिस पर होते हैं। तो इसमें से कौन सा है? लॉस ऑन मशीन। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ये हमारा आउटसाइड एक्सपेंडिचर है। जबकि मैनेजर सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, रेंट ऑफ बिल, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के पार्ट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
आपने वेजेस पे की है मशीन को इंस्टॉल करने में और वो डेबिट हुआ है वेजेस अकाउंट में, तो ये एरर है। कौन सा है? ओमिशन है, प्रिंसिपल है, कमीशन है या फिर डुप्लीकेशन है? देखिए ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको एग्जैक्ट पता होगा कि डेबिट कौन सा अकाउंट होना चाहिए था। यहाँ पे वेजेस अकाउंट को डेबिट किया गया है, बताइए। देखिए यहाँ पर किसी भी मशीन को जब हम इंस्टॉल करने में कोई भी खर्चा करते हैं तो वो हमारा उस मशीन की अमाउंट में इंक्लूड किया जाता है, यानी कि यहाँ पर मशीनरी अकाउंट होना चाहिए था डेबिट, लेकिन यहाँ पर वेजेस किया गया है। तो ये क्या है, सीधे सीधे प्रिंसिपल आपने सही नहीं लगाया। प्रिंसिपल कहता है हमारा कि जो जिस पर भी आपने खर्चा किया है उसकी इंस्टॉलेशन में जो भी आपके खर्चे हुए हैं वो उसी में ही इंक्लूड किए जाएंगे, फिर वो कोई मशीनरी हो, प्लांट हो, बिल्डिंग हो, आपने उसको इंस्टॉल करने में कोई भी खर्चा किया है तो ये क्या है, प्रिंसिपल है। और यहाँ पर सीधी सीधी इस तरह की गलती हुई है तो यानी ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आइटम शोन अ डेबिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस? परचेज रिटर्न, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सेल्स या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस? बताइए। देखो आपको सारे पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं हमारे, एक पर आपको सारे नोटिफिकेशंस और सारे पीडीएफ मिलेंगे, दूसरे पर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पर चैट ऑन है, वहाँ पर आप कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ज्वाइन कर लीजिए, दोनों माई कॉमर्स इन्फो के नाम से आपको मिलेंगे। एक होगा माई कॉमर्स इन्फो, दूसरा होगा माई कॉमर्स इन्फो डिस्कशन पर्पस ओनली, ठीक है। बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पे डेबिट बैलेंस की बात की जा रही है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो होते हैं हमारे करंट असेट्स होते हैं और ये डेबिट साइड दिखाए जाते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है स्टॉक टर्नओवर रेशो क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, सॉल्वेंसी एक्टिविटी रेशो या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए। स्टॉक टर्नओवर रेशो ये मैं थ्योरी में आपको पढ़ा चुकी हूँ। देखिए स्टॉक टर्नओवर, टर्नओवर से सीधे ही यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स, इसकी बात कर रहे हैं। तो स्टॉक यानी कि यहाँ पर रिलेशन बताया जा रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक के बीच में, और ये एक तरह का एक्टिविटी रेशो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स आर रिकॉर्डेड इन? बताइए क्रेडिट परचेज जो होती है असेट्स की कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स। अगर यहाँ पे क्रेडिट परचेज की जगह डायरेक्ट यहाँ पे लिखा होता कि वो परचेज जो है कैश में की जा रही है, तब कहाँ की जाती है बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर मुझे चाहिए आपसे। अब बताइए, एक कंपनी है जिसने परचेस की एक बिल्डिंग 12 लाख की, आउट ऑफ विच 2 लाख जो हैं वो कैश में पे कर दिए हैं, और जो रिमेनिंग बैलेंस जो है वो इक्विटी ऑफ शेयर उसने इश्यू करके पे किए हैं, जो कि 10 रुपए के हैं और उस पर 25% प्रीमियम है। अब आपको बताना है हाउ मैनी शेयर्स विल बी इश्यूड बाय द कंपनी, कितने कंपनी एक शेयर वो शेयर्स इश्यू करेगी, बताइए। बहुत सिंपल है, आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए कंपनी ने बिल्डिंग कितने की परचेस करी, 12 लाख की, 2 लाख पे कर दिए, यानी कि बचे कितने, 10 लाख। और नंबर ऑफ इश्यू शेयर्स कितने हैं, तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, 10 रुपए का है, प्रीमियम कितना है, 25%। 10 रुपए का 25% आप निकालिए, 2.5 हो गया। तो यानी कि 10 में जब आप ऐड करेंगे 2.5 कितना हो गया, 12.5। और यहाँ पर आपका जो अमाउंट बचा है कितना बचा है, 10 लाख रुपए बचा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 10 लाख और नीचे लिख दीजिए 12.5। तो आप इसको जब इससे माइनस करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 80,000, जो सॉरी डिवाइड करेंगे तो आपको निकल कर आ जाएगा 80,000, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए
बी आप पर राइट आंसर हो जाएगा 80,000 शेयर्स। नेक्स्ट देखिए, एक असेट है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 1,26,000, सैल्वेज वैल्यू है उसकी 6,000, यूजफुल लाइफ है उसकी 6। आपको डेप्रिसिएशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू। बताइए। बहुत ही सिंपल है इसे भी निकालना। आपको डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला पता है? देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, जो भी कॉस्ट है उसमें स्क्रैप वैल्यू जो है उसको माइनस कर दीजिए और डिवाइड करिए उसकी यूजफुल लाइफ से। कॉस्ट कितनी आ रही है यहाँ पर? 1,26,000 माइनस क्या करनी है? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू इसकी कितनी है? 6,000 रुपये। डिवाइड क्या करना है? उसकी यूजफुल लाइफ यानी कि 6। सीधे सीधे है। अब आप इस 1,26,000 में से 6 लाख माइनस करेंगे तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा? 1,20,000। उसमें से आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका टोटल कितना निकल कर आ जाएगा? 20,000। ठीक है। अब यहाँ पर आपकी 20,000 आपकी क्या निकल कर आ गई? डेप्रिसिएशन। अब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होगा डेप अपॉन कॉस्ट, जो भी उस मशीन की या सेट की कॉस्ट है। तो डेप आपकी निकल कर आई 20,000 रुपये और कॉस्ट आपकी कितनी थी? 1,26,000। इससे आप 20,000 को डिवाइड करेंगे तो आपकी कितनी, और सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 भी होगा क्योंकि यहाँ पर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। तो यहाँ से जीरो कट गए, नीचे कितना बचा? 1,260 रुपये, ऊपर बचा 20,000। जब आप 1,260 में से 20,000 को डिवाइड करेंगे तो आपकी जो रेट निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 15.87%। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। बैड डेट है 3,000 के, प्रोविजन फॉर बैड डेट है 3,500 के, डेटर्स हैं 40,000 के। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, आपको प्रोविजन बनाना है बैड एंड डाउटफुल डेट्स पर 10% ऑन डेटर्स, द अमाउंट डेबिटेड टू पेंडल अकाउंट। अब आपको बताना है पेंडल अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट होगा। बहुत सिंपल है इसको बनाना। 12th क्लास का है, आपने 12th क्लास में इस तरह के सम्स किए होंगे। निकालिए, फिर मैं बताती हूँ आपको कैसे निकलेगा। देखिए, बेड डेट्स आपको पहले कितने के दे रखे हैं? 3,000 के। उसके बाद इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पर न्यू प्रोविजन आपको निकालना है डेटर्स पर। डेटर्स आपके पास कितने हैं? 40,000 के। न्यू प्रोविजन निकालना है 10% के हिसाब से, तो कितना हो गया? 4,000। ठीक है। अब आपको 4,000 इसमें ऐड कर देने हैं, तो ये आपका टोटल आपके बेड डेट कितने निकल कर आ गए? 7,000 के। अब यहाँ पर आपको ओल्ड प्रोविजन जो है वो इसमें से माइनस कर देना है। ओल्ड प्रोविजन आपको कितना दे रखा था? 3,500 रुपये का। यहाँ से आपने अपने खर्चे को कम कर दिया। 3,500, 7,000 में से 3,500 आपने माइनस करे, बचे आपके पास कितने? अगेन 3,500। ठीक है। तो आपका जो भी अमाउंट जाएगा पीएनडल अकाउंट में वो जाएगा 3,500 रुपये, क्योंकि 7,000 में से 3,500 जो पहले का प्रोविजन था वहां से आपने उसको राइट ऑफ कर दिया। अब आपके पास जो बचे बेड डेड वो 3,500 के बचे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था ये भी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स डील विद मनी मार्केट। बताइए कौन सा ट्रांजेक्शन जो है वो मनी मार्केट में डील करता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, बताओ। एक जैसे दो क्वेश्चंस आ गए, बताइए। मनी मार्केट का मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करते हैं। ठीक है। और इसकी जगह आपसे कैपिटल मार्केट पूछा जाए तो वो लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करते हैं। ठीक है। इंडियन करेंसी बताइए कंट्रोल किसके द्वारा की जाती है? प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेबी या फिर आरबीआई? ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सबको पता है
इंडियन करेंसी हमारी आरबीआई करती है कंट्रोल, ठीक है। और अगर स्टॉक एक्सचेंज पूछा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल बाय सेबी। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ लोन प्रोवाइडेड बाय इंडस्ट्रियल बैंक। बताइए इंडस्ट्रियल बैंक जो है किस तरह के लोन प्रोवाइड करता है। आप थोड़ा अगर सेंस भी लगाएंगे तब भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए इंडस्ट्रियल बैंक की बात की जा रही है और आपको पता है इंडस्ट्रियल बैंक इंडस्ट्री को लोन देती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए एक इंडस्ट्री के अंदर जब वो लोन लेगी तो यानी कि उसका खर्चे बड़े हैं तभी वो लोन लेगी, क्योंकि इंडस्ट्री के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं सब लार्ज अमाउंट के होते हैं, ठीक है। तो वो शॉर्ट टर्म फंड को लेकर क्या करेगी, तो उसको लोन किस तरह के चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो स्टैब्लिश की गई थी किसके द्वारा। एक एक क्वेश्चन सारे वही हैं। सीरियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे एग्जाम के बाद कि सारे क्वेश्चंस आपके कराए हुए आए हैं। पूरा पेपर वही है जो हमने डिस्कस किया था, पूरा एक भी क्वेश्चन अब तक ऐसा नहीं निकला जो हमें लगे कि हाँ ये नहीं आया था या हमने कराया नहीं था। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया मैंने आपसे तभी कहा था कि इसको कर लो, ये जरूर पूछा जाता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए आ गया इसका जो आंसर है वो है 1964। ये भी याद रख लीजिए ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो किसने सेटअप किया था। तो ये सेटअप किया गया था आरबीआई के द्वारा, ठीक है। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसमें लगता है, अगर पूछा जाए किस एक्ट के थ्रू, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू आरबीआई ने इसको स्टैब्लिश किया था, ठीक है। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी बिल भी। बताइए याद रखिए यहाँ पे नेगेटिव की बात की जा रही है, जीरो की नहीं। अगर यहाँ पे होता मार्जिनल यूटिलिटीज जीरो देन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है हमारी। अब यहाँ पर आपको बताना है मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी हमारी किस तरह की होगी, ये हो जाएगी हमारी डिक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है गिफिन पैराडॉक्स इन सिचुएशन गिफिन पैराडॉक्स द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व नेगेटिव पॉजिटिव पैरेलल ऑफ एक्स एक्सेस या फिर पैरेलल ऑफ वाई एक्सेस। बताइए गिफिन पैराडॉक्स के अंदर जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप किस तरह का रहता है। देखिए गिफिन पैराडॉक्स के अंदर गिफिन गुड्स की बात की जाती है और गिफिन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसका प्राइस इफेक्ट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, यानी कि डिमांड राइज होगी विद द राइज इन प्राइस एंड फॉल्स विद द फॉल्स इन प्राइस। यानी कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी और अगर हमारे प्राइस घट रहे हैं तो डिमांड भी घट जाएगी। गिफिन गुड्स जो होते हैं वो हमारे डिमांड का जो लॉ है उसका क्या है, अजम्पशन है, ठीक है। अजम्पशन नहीं एक्सेप्शन बोलते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन है उसका, यानी कि ये बिल्कुल उसके रिवर्स में काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट आइए इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड, यानी कि आपको बताना है इसमें से कौन आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। जीएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी इन मार्केट प्राइस, जीएनपी इन फैक्टर कॉस्ट या फिर एनएनपी इन फैक्टर कॉस्ट। देखिए जब भी हम जीएनपी बात करते हैं मार्केट प्राइस को लेकर, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इन मार्केट प्राइस, तो उसके अंदर हम अपने डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच टाइप्स ऑफ मार्केट द फर्म इज प्राइस एक्सेप्टर। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्या होगा आंसर, ए हो जाएगा। फर्म प्राइस एक्सेप्टर परफेक्ट कंपटीशन में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोपोली मार्केट के अंदर एक फर्म होती है पार्टली कंट्रोल इन प्राइस, फुल्ली कंट्रोल इन प्राइस, नो कंट्रोल इन प्राइस या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा, फुल्ली कंट्रोल होता है मोनोपोली में, क्योंकि आपको पता है मोनोपोली में सिर्फ एक ही सेलर होता है, वही डिसाइड करता है क्या प्राइस होंगे। तो पूरे प्राइस जो होते हैं प्रोडक्ट के उसी के हाथ में होते हैं, वो कितना भी हाई रखे प्राइस, क्योंकि उस जैसा प्रोडक्ट कहीं और नहीं है, मोनोपोली है उसके पास, तो वो बहुत हाई रखता है।
तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट के जो प्राइस होते हैं फुल्ली उसके कंट्रोल में होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट प्राइस चार्जेस टू डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड। बताइए, आप अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो सेम प्रोडक्ट के या सर्विस के, उसको हम बोलेंगे प्राइस एक्सटेंशन, प्राइस कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या फिर प्राइस कंट्रोल। नाम से ही पता चल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं हम लोग प्राइस को अकॉर्डिंग टू बायर्स, यानी कि आप किसी बायर से कुछ और प्राइस चार्ज कर रहे हो, दूसरे बायर से कुछ और चार्ज कर रहे हो, यानी कि सबसे आप अलग अलग चार्ज कर रहे हो, प्रोडक्ट आपका वही है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है कंपनी के अंदर शेयर होल्डर की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, स्टेबल या फिर फ्लक्चुएटिंग। सिंपल है, जितना उसकी अनपेड शेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स हैं वहां तक उसकी लिमिटेड होती है। ठीक है, तो एक लाइबिलिटी एक शेयर होल्डर की लिमिटेड होगी, उसके जितने भी अनपेड वैल्यू है उसके शेयर्स की वहां तक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम कैलकुलेटेड बाय इनकम मेथड, रेंट, मिक्स्ड इनकम, ट्रांसफर रिसिप्ट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा आइटम्स इंक्लूड नहीं होता नेशनल इनकम में, जबकि इनकम मेथड के द्वारा वो कैलकुलेट किया जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा ट्रांसफर रिसिप्ट्स। इसको हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते, जबकि रेंट, मिक्स्ड इनकम और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये सारे ही ट्रांजेक्शन्स हमारे नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है इन कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, ये मैं आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छे से बता चुकी हूँ। अगर आपने शॉर्ट्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको डिफरेंस भी बताया है, दोनों का मीनिंग भी अलग अलग बताया है, तो वो आपको जरूर देखना चाहिए, उससे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछा गया है, आपको मैंने ये भी बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में से कौन सा ब्रॉड है और कौन सा हमारा नैरो है। ज़्यादा नहीं बताऊंगी यहाँ पे, मैं बस आपको इसका आंसर बता देती हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी जो होती है वो सब इसके अंदर यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइबिलिटीज ऑफ अ बैंक। बताइए, इसमें से कौन सा लाइबिलिटीज है एक बैंक की, डिपॉजिट, लोन, इन्वेस्टमेंट्स, ऑल ऑफ दीज। सिंपल है, एक यहाँ पे बैंक की बात की जा रही है, तो उसके लिए डिपॉजिट्स क्या होंगी, लाइबिलिटीज होंगी, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट है और उसको पब्लिक को रिटर्न करना है, तो वो उसके लिए एक लाइबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक, यानी कि आरआरबी की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है, नाबार्ड, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक या फिर स्पॉन्सर बैंक। क्या होगी, ऑप्शन ए हो जाएगा नाबार्ड, जो स्पेशली रीजनल रूरल बैंक जैस के लिए बनाई गई, उन पर कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। अब आप मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है और नाबार्ड की जो इस्टेब्लिशमेंट है कब हुई थी, क्योंकि नाबार्ड के बारे में भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और ये भी जरूर बताइएगा कि नाबार्ड किस तरह के लोन प्रोवाइड करती है, यानी कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में से कौन सा लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है क्लीनिंग हाउसेज आर कंट्रोल्ड इन इंडिया बाय गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक या फिर नेशनलाइज्ड बैंक। क्लीनिंग हाउसेज आपने सुने होंगे, क्या होते हैं क्लीनिंग हाउसेज। देखिए, क्लियरिंग हाउसेज जो होते हैं वो डिफरेंट बैंक से उनके चेक्स, इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, यानी कि जब एक बैंक के पास दूसरे बैंक का चेक आता है तो वो क्लियरिंग हाउस में जाकर उसको आपस में एक्सचेंज करते हैं और उसको अमाउंट ना एक्सचेंज करके वो आपस में एंट्रीज करके उसको एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, और इस तरह की जो क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी होती है ये आरबीआई के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन बैंकिंग कंपनी एक्ट जो है वो कौन सा है, 1916, 1949, 1969 या फिर 1972। बैंकिंग कंपनी की बात की जा रही है, कब रेगुलेट हुआ था,
1949 में, ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉनिक मेथड इन बैंकिंग बिजनेस इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉनिक मेथड के द्वारा काम किया जाता है बैंकिंग बिजनेस के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट, एटीएम, ई बैंकिंग या फिर ऑल ऑफ दीज? इलेक्ट्रॉनिक मेथड की बात की जा रही है, इंटरनेट और एटीएम कोई मेथड नहीं है, तो कभी भी ऑल ऑफ दीज मत कर दीजिएगा। ठीक है, मेथड की बात की जा रही है, मेथड हमारा वो ई बैंकिंग कहलाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट। मैंने आपको बार बार बोला था इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट पढ़ लीजिए, बहुत बार आता है ये पूछने को। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कौन सा था? ठीक है, तो बताइए इसमें से आंसर कौन सा होगा? वर्ल्ड का पूछा गया है, नाजडाक। ठीक है, ऑप्शन सी। नाजडाक कहाँ का है? यूएसए का है, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक है हमारा 50,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है 60,000 का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 2,20,000 की, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बताना है आपको, बताइए। पता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं? देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए सबसे पहले, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक कैसे निकालोगे? तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो ओपनिंग स्टॉक कितनी है? 50,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितनी है, वो सॉरी प्लस करना है इन दोनों को, प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 60,000। 50 और 60 कितना हो गया? 1,10,000। उसमें अब डिवाइड कर दीजिए 2 का, तो ये कितना हो गया? डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 55। तो अब आप लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका कितना है? 2,20,000। ठीक है, और नीचे कितना हो गया? 55,000। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, 55,000 में से जब आप 2,20,000 को डिवाइड करेंगे तो आपका ये कितना निकल कर आ जाएगा? 4 टाइम्स। सिंपल है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका 4 टाइम्स है। नेक्स्ट है GNP at market price minus indirect taxes plus subsidies is referred to as GNP at factor cost, GDP at factor cost, NNP at factor cost, NDP at factor cost। बताइए। देखिए जब भी हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को माइनस करते हैं और सब्सिडीज को ऐड करते हैं, तो ये हमारा निकल कर आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है when RBI grants short-term loan to commercial banks and charges interest on it, it is called। शॉर्ट टर्म लोन दे रही है कॉमर्शियल बैंक को और चार्ज कर रही है इंटरेस्ट, ये कहलाएगा हमारा रेपो रेट। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकिंग फॉर द परचेज ऑफ फिक्स असेट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल लॉस। फिक्स असेट को परचेज करने के लिए लोन लिया है, क्या होगा आपके पास? देखिए कोई भी यहाँ पे कैपिटल को परचेस करने के लिए या कैपिटल असेट को परचेस करने के लिए लोन लिया जाता है या उस पर कोई भी खर्चा हो रहा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ABC पार्टनर है किसी फॉर्म में और उनका जो शेयर हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3 है, और वो डी को पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं और वो उसको 1/8 यानी कि 1:8 के रेशियो में उसको प्रॉफिट देंगे। अब उसका आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे निकालना है। सिंपल है, आपको आता है निकालना, बताइए क्या होगा?
फिर मैं बताती हूँ आपको। देखिए, माना टोटल प्रॉफिट 1 है, जिसमें से 1/8 दिया जा रहा है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट में से 1/8 दोगे तो बचेगा कितना, 7/8, यानी कि जो रिमेनिंग बचे अब ए बी सी, उनको 7/8 मिलेगा। अब देखिए, पहले ए का निकाल लेते हैं 7/8 से। ये कितना है, ए का 4 लिख दिया, और टोटल कितना हो गया 4, और 3 कितना हो गया, और उसमें 2 ऐड कर दिया, टोटल हमारा कितना निकल कर आ गया 9। 7 और 2 9, तो इसको लिख दिया यहाँ 4/9। इसको इससे डिवाइड करो, 7 4 जा 28, 8 9 जा 72, तो ये हो गया 28/72। अब ऐसी बी का निकाल लो, 7/8 में से बी का हो गया 3/9। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 सत्ते 21, और 8 नाम 72, ठीक है। अब यहाँ पे सी का निकाल लो, 7/8 में से ये इसका हो गया 2/9, तो 7 दूनी 14, 8 नाम 72, तो ये कितना हो गया इनका 28/72। लिख लीजिए कॉपी पर, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर ठीक से। 28/72 ए का, 21/72 बी का, और 14/72 सी का, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिख देती हूँ। यहाँ पर आपका ए का आया था 28/72, बी का आया था 21/72, सी का कितना आया था 14/72, और इसका आया था 1/8। तो आप 72 से आपको इसको करना पड़ेगा, तो कितना टाइम हो जाएगा 9 टाइम, क्योंकि आपका 8 है यहाँ पर, तो इसको आपको 72 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। तो टोटल इनका निकल कर आएगा 28, 21, 14 और 9। कहाँ पर ये आपको शो हो रहा है, ये आपको शो हो रहा है ऑप्शन बी में। क्लियर है, सिंपल था, बहुत सिंपल है ये निकालने, और इस तरह के बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका बताइए, XYZ है, 653 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप में 1/8 शेयर से। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालना है XYZ का। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप तभी निकाल पाओगे जब आपको न्यू रेशियो पता होगा, इसलिए पहले आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो अभी मैंने आपको बता दिया किस तरह निकालते हैं, निकालिए। मैं आपको टाइम दे रही हूँ 2 मिनट का। निकालू, देखिए हम निकालते हैं, आप लोग बाद में निकाल लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। नहीं तो आप फिर यहाँ पर इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, बाद में आप देख लेना। देखिए, माना प्रॉफिट 1 है, 1/8 दे रहे हैं उसको, 1 मिनट। देखिए, माना प्रॉफिट 1 है, इसमें से माइनस करा 1/8, रिमेनिंग कितना बचा 7/8, ठीक है। 7/8 में से देना है, इनका कितना है 6, 5 कितना हुआ 11, 11 और 3 14, तो ए का हो गया 6/14। 7/8 में से 14 को आप मल्टीप्लाई करिए 7/8 में, ठीक है। 6 7 जा 42, 14 को 8 से करिए 2, 112 हो गया, 42/112। अब ऐसी बी का निकाल लीजिए, बी का आपका कैसे निकलेगा, 5/14 को मल्टीप्लाई करिए आप 7/8 से, 5 7 जा 35, और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये भी निकल कर आ जाएगा 112, ठीक है। अब सेम आपको निकालना है यहाँ पे 3 का, तो ये हो गया 3/14, 7/8। अब इससे मल्टीप्लाई करिए, 3 सत्ते हो गया 21, और 14 का इससे करेंगे तो ये निकल कर आएगा 112। तो आप इनका कितना निकल कर आया 42 35 21, नोट कर लीजिए।
42, 35 और 21। ठीक है, ये इनका निकल आया। अब यहाँ पर आपको पता है सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड न्यू इनका कितना निकल कर आया था, 42 ए का, 35 बी का, सॉरी एक्स वाई जेड है तो 42 एक्स का, 35 वाई का, और जेड का कितना निकल कर आया था, 21। अब यहाँ पर ये तो हो गया आपका न्यू। ओल्ड कितना है, 6 5 3। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अड़तालीस में से आपके 42 गए, कितने बचे, 6। ठीक है, और यहाँ पर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, 6 5 3 दे रखा है तो यानी कि ये आपका 48 हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 6 निकल कर आ गया। सेम वही रहेगा आपका वैसे भी। और यहाँ पर आप इसका निकाल लीजिए, 40 में से आप इसको 35 को माइनस करेंगे तो आपका 5 निकल आएगा। और यहाँ पर ये 3 दे रखा है तो यानी कि ये आपका 24 होना चाहिए, तो 24 में से आप 21 माइनस करेंगे तो आपका 3 निकले आएगा। तो न्यू भी आपका कितना निकल कर आया, 6 5 3। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्लियर है? तो आई होप यहाँ पर अब क्वेश्चंस आपको सारे क्लियर हैं। किसी भी तरह का डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता या किसी भी तरह के न्यूमेरिकल में डाउट है वो बता दीजिएगा, हम उसी तरह के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, 2018 19 20 इनका पेपर भी आप देख लीजिएगा। 5 साल के पेपर तो आप करके चलिए पूरे, ज़्यादा पुराने मत करिए, 2015 से कर लीजिए। ठीक है, 6 पेपर हो जाएंगे आपके 21 के मिला के। ठीक है, तो इन पेपर्स को कर लीजिए। बाकी आप 1000 सीरीज देखना मत भूलिए, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ 1000 सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ से बाहर आपको एक क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट सारे आपको वहीं पे मिल जाएंगे, सारे क्लियर भी हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।